वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग चालू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स ऑन हीट बैलेंस शीट। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर आपके लिए। हीट बैलेंस शीट का अगर न्यूमेरिकल आप प्रेफर कर रहे होंगे तो इस न्यूमेरिकल को अगर आपने कर लिया सही तरीके से तो हर न्यूमेरिकल आपका हीट बैलेंस शीट का बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों। नाउ न्यूमेरिकल किस प्रकार से है, न्यूमेरिकल आपको नीचे में शो हो रहा है। ड्यूरिंग अ ट्रायल ऑफ सिंगल सिलेंडर, क्या बोला है? ड्यूरिंग अ ट्रायल ऑफ सिंगल सिलेंडर। अगर ये सिंगल सिलेंडर बोलता है तो नंबर ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 1 हो गया। ये मेरा गिवन डेटा है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक बोला है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। बोर दिया है, बोर मतलब डायमीटर, स्मॉल d इज इक्वल टू 340 mm। 340 mm मतलब 0.34 मीटर हो गया। स्ट्रोक 440 mm तो कैपिटल L इज इक्वल टू 440 mm विच इज इक्वल टू 0.44 मीटर। ठीक है। उसके बाद कहा है स्पीड, स्पीड दिया है दोस्तों, स्पीड मतलब n दिया है आपको 400 rpm, 400 rpm। आगे कहता है एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। हमने कहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज डिनोटेड बाय स्मॉल a विच इज गिवन 465 mm स्क्वायर। आगे कहता है लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, फिर से इंडिकेटर डायग्राम का लेंथ स्मॉल l से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू 60 mm। स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब स्मॉल s, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इंडिकेटर के लिए दिया जाता है। दिया कितना है? 0.6 बार पर mm। देने दो, बाद में अपन जब हम लोग न्यूमेरिकल में फिट करेंगे तब हमें उसको कन्वर्ट करना होगा। लोड ऑन हाइड्रोलिक डायनामोमीटर, तो लोड की बात करता है डायनामोमीटर पे तो W से हम लोग डिनोट करेंगे उसका 950 न्यूटन। लोड हमेशा न्यूटन में होता है, हम जानते हैं। उसके बाद कहा है डायनामोमीटर कांस्टेंट, डायनामोमीटर कांस्टेंट दिया है दोस्तों, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 7460। आगे कहता है फ्यूल यूज्ड, फ्यूल यूज्ड को हम लोग क्या लिखते हैं? m.f। m.f कितना दिया है? 10.6 kg पर आवर, 10.6 kg पर आवर। अगर मैं इस 10.6 kg पर आवर को सेकेंड में करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 10.6 बाय 3600। अगर मैं आपको इसको कन्वर्ट करूंगा तो आप कैलसी में तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10.6 दैट इज 2.94 इंटू 10 टू द पावर -3 kg पर सेकेंड में वैल्यू मैंने निकाल के रखा। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ कैसे चाहिए। आगे कहता है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग CV से डिनोट करते हैं 49500 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। आगे कहता है कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड, कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड मतलब MCW दैट इज मास ऑफ कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड। और उसके यूनिट से हमें समझ में आता है कि बेटा वो मास दिया है कितना है? 25 kg पर मिनट, 25 kg पर मिनट में हमें ये दिया गया है। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, 25 kg पर मिनट को आप सेकंड में भी निकाल के रख सकते हो। मैंने उसको वैसे ही रहने दिया, आगे देखेंगे। राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर हम लोग डिनोट करते हैं इसे डेल्टा TCW से। कितना दिया है? वो दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस। आगे कहता है द मास एनालिसिस ऑफ फ्यूल, तो हमें मास की कुछ एनालिसिस दी गई है। परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू 84% मेंशन किया है। हाइड्रोजन परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है 15%।
और इनकम्बस्टाइल जो जला ही नहीं, तो ऐसा कुछ अमाउंट में परसेंट है, इनकम्बस्टाइल 1% हम लोगों को दिया गया है, उसका कोई भी यूज नहीं है मित्रों। द वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 परसेंटेज लिखते हैं। CO2 कितना दिया गया है? 9% दिया है। ऑक्सीजन दिया है O2, O2 इज नथिंग बट 10%। नाइट्रोजन दिया है N2 इज इक्वल टू 81%। 81%। टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस, टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस मतलब TEG हमें मेंशन किया है, TEG दिया है 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस दैट इज CPEG इज इक्वल टू 1.05 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी ले सकते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में हमने आपको बताया था। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर हमें दिया गया है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। आगे कहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम मतलब CP सूप विच इज इक्वल टू 2.1 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट, अब कैलकुलेट क्या क्या करने के लिए बोला है। सो टू फाइंड फर्स्ट वन हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? IP दैट इज इंडिकेटेड पावर। सेकेंड चीज हमें ब्रेक पावर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ब्रेक पावर। नेक्स्ट तीसरी चीज हमारे पास मैकेनिकल इफिशिएंसी मतलब ईटा मैकेनिकल। चौथी चीज ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। और लास्ट में हमें बोला है ड्रॉ द हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस। हीट बैलेंस शीट जो है ये मिनट बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये है अपना पूरी तरह से गिवन डेटा। अब 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये डेटा अगर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना आया तो हम लोग हर प्रॉब्लम बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिए, लेक्चर नंबर 7 में पूरी तरह से डिटेल्स में आपको बताया है। ठीक है, नाउ अब हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब हम लोग हीट, याद रखिए हमने अभी तक हीट बैलेंस शीट चालू नहीं की है। हमको जो बेसिक चीजें पूछी है पहले हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमारे पास है सॉल्यूशन, हम चालू कर रहे हैं। पहली चीज हमें निकालना है IP। सो IP के लिए फॉर्मूला है दोस्तों PMI LAN/60 इंटू N सिलेंडर इंटू N। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में भी देखा है। कई न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए, बेसिक न्यूमेरिकल्स IP BP के ऊपर, वहां से भी आपको आइडिया आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नहीं है, तो PMI नहीं है। PMI का मतलब होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर या इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, राइट। तो इसके लिए बेटा अपने पास फॉर्मूला है स्मॉल a इंटू स्मॉल s बाय l। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका डेटा दिया गया है कि नहीं चेक कर लेंगे। स्मॉल a मतलब एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम दिया है, स्मॉल s भी दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। उसके बाद l भी दिया है लेंथ ऑफ इंडिकेटर, सब कुछ दिया है, लेकिन उसके यूनिट जो है ये अलते बलते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि मुझे PMI का जो यूनिट है ये यूनिट मुझे काय में मांगता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मांगता है। तो लेट अस चेक, मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि करना क्या होगा। तो PMI इज इक्वल टू A का यूनिट क्या दिया है बेटा, A का यूनिट दिया है mm स्क्वायर, तो मैं लिखता हूं यहां पर mm स्क्वायर इनटू S का यूनिट क्या दिया है, S आगे लिखा हुआ है, S का यूनिट क्या है बार पर mm, तो यहां पे मैं लिखता हूं बार पर mm होल डिवाइडेड बाय L का यूनिट क्या दिया है mm, तो यहां पर ये mm हो गया, बराबर है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, PMI इज इक्वल टू mm स्क्वायर इंटू बार
और ये mm मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये mm² हो जाएगा। अब mm² क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, सिर्फ मेरा यूनिट क्या बच रहा है, बार, और जो प्रेशर का यूनिट होता है, और फिर उस बार को मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं, मुझे वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। दोस्तों समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो PMI इक्वल टू ए का वैल्यू हमें दिया गया है 465 हमने पुट किया। एस का वैल्यू हमारे पास है 0.6, वैसे का वैसा ही पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाय है एल का वैल्यू है मेरे पास 60, तो 60 जैसे कि वैसे वैल्यू पुट किया। लेकिन मुझे ये पता है कि ये वैल्यू पुटअप करने के बाद मुझे आंसर किस में मिलने वाला है, बार में, और उस बार के वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, बराबर है। तो PMI जो मिला है मुझे 4.65 बार में हमें मिल रहा है, 4.65 बार। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अब मुझे बार में ना रखते हुए इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, PMI इज इक्वल टू 4.65 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों PMI मुझे मिल चुका है। ठीक है, सही तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो हर चीज आसान होगी, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। नाउ PMI हमारे पास आ गया, L हमारे पास है, A की भी वैल्यू हम लोग डाल देंगे। तो IP के लिए हम लोग सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे। बेटा सबसे पहले PMI है 4.65 इंटू 10⁵ इंटू L मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रोक होता है, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक 0.44 है, 0.44 इंटू A मतलब क्या होगा, π/4 d²। तो d² का वैल्यू कितना है 0.34, इसका होल स्क्वायर, इंटू n मतलब इंजन स्पीड, और इंजन स्पीड मुझे मेंशन की गई है कितनी, 400, तो 400 हमने यहां पर पुट किया, होल डिवाइडेड बाय 60 इंटू n सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर बेटा कितने थे, सिंगल सिलेंडर बोला था तो 1 हो गया, और 4 स्ट्रोक बोला था तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इस प्रकार से हम लोग पूरी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, और IP का जो वैल्यू आएगा वो IP का वैल्यू मुझे 61925.6 ये मुझे मिलेगा वैल्यू काय में, वैट में मिलेगा। काय में मिलेगा भाई, वैट में। अब क्यों मिलेगा वैट में, मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। PMI का यूनिट दोस्तों काय में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। L का यूनिट बेटा काय में है, मीटर में। एरिया का यूनिट काय में है, मीटर स्क्वायर में, बराबर है। n/60 मतलब क्या है बेटा, 1/2 है, और n सिलेंडर ये तो नंबर है, n भी क्या है, नंबर है, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। मीटर स्क्वायर कैंसल, क्या बचा बेटा, न्यूटन मीटर पर क्या बचा, सेकेंड, और न्यूटन मीटर यानी क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड यानी क्या होता है भाई, वैट होता है। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू मिली वो काहे में मिलेगी, वैट में मिलेगी, और इसी वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं काहे में, किलोवाट में। तो 3 डेसिमल पॉइंट्स आप शिफ्ट कर लीजिए पहले, तो 61.925 किलोवाट। तो दोनों वैल्यू हमें चाहिए, तो दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो पहली चीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पहली चीज के लिए हमारा IP पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा किसको, BP को। अब ब्रेक पावर, मैं इस लेक्चर नंबर को हटा देता हूं, अब ये कोई काम का नहीं है हमारे लिए। नाउ सेकेंड चीज हमें निकालना है दोस्तों, ब्रेक पावर। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ब्रेक पावर के ऊपर 5 फॉर्मूलेज हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हमने तब भी कहा था कि ब्रेक पावर का किस समय कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये अपने गिवन डेटा के ऊपर डिपेंड होता है। तो गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया है, तो हम देख पा रहे हैं गिवन डेटा में हमारे पास डायनामोमीटर लोड दिया है और डायनामोमीटर कांस्टेंट दिया है। डायनामोमीटर लोड और डायनामोमीटर कांस्टेंट दिया है, तो हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला है, that is BP is equal to डायनामोमीटर लोड मतलब W into N by डायनामो कांस्टेंट, ऐसा ये फॉर्मूला है।
और मैंने उस समय यह भी बताया था कि जब जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे ना दोस्तों, आपको वैल्यू डायरेक्टली काय में मिलेगी, किलोवाट में मिलेगी। काय में मिलेगी? किलोवाट में मिलेगी। सो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट दैट वैल्यू इन किलोवाट ओनली। तो W हमें दिया गया है कितना? 950 इंटू N, जिसमें दिया है वही लेने का, 400 ही रखने का। डायनामोमीटर कांस्टेंट 7460। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ना बीपी की, ये बीपी की वैल्यू आपको किस में मिलेगी? डायरेक्टली किलोवाट में मिलेगी। तो बीपी की वैल्यू आपको किलोवाट में कितनी मिल रही है? दैट इज 50.940 किलोवाट। बरोबर है क्या ये वैल्यू? यस। तो 50.940 किलोवाट हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो बीपी का वैल्यू 50.940 आया। तो सेकेंड चीज भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट चीज है हमारे पास दोस्तों मैकेनिकल इफिशिएंसी। सो तीसरी चीज यहीं पर लिखता हूं मैं, मैकेनिकल इफिशिएंसी। फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज बीपी डिवाइडेड बाय आईपी इंटू 100। बीपी डिवाइडेड बाय आईपी इंटू 100। दोनों भी वैल्यू वैट में रखो या दोनों वैल्यू किलोवाट में रखो, तो हम किलोवाट में ही रखते हैं। तो बीपी हमारे पास है 50.940 डिवाइडेड बाय आईपी है मेरे पास 61.925 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो मैकेनिकल इफिशिएंसी जो मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर मैकेनिकल इफिशिएंसी मिली 82.25%। इस प्रकार से हम लोग मैकेनिकल इफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास इस छोटे से टर्मिनोलॉजी में लास्ट टर्म बची है, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। सो ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अब ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी जो होती है, इसको हम लोग लिखते हैं बीपी डिवाइडेड बाय m.f इंटू CV, और इंटू क्या हो जाएगा भाई? 100। मैंने याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि बीपी की वैल्यू मुझे किलोवाट में पुट करना होगा, m.f kg पर सेकंड में चाहिए और CV की वैल्यू किलो जूल पर kg में ही चाहिए। तो बीपी का वैल्यू मुझे किलोवाट में पुट करना होगा और बीपी किलोवाट में है मेरे पास, कितना है? 50.940 डिवाइडेड बाय m.f। अभी m.f जो था हम लोगों ने kg पर सेकंड में करके रखा था, 2.94 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.94 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू CV का वैल्यू हमारे पास है 49500 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तुरंत, 35%। सो इस प्रकार से हम लोगों ने ये बेसिक चीजें इस यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके। तो ये चारों चीजें हो गई, आईपी हो गया, बीपी हो गया, मैकेनिकल इफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी। दोस्तों तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रब करके आगे में अपन हीट बैलेंस शीट चालू करेंगे। सो दोस्तों अब हमें पार्ट नंबर 2 चालू करना है अपना, कौन सा? हीट बैलेंस शीट। अब हीट बैलेंस शीट जो हमें पूछा गया है ना, वो मिनट बेसिस पे पूछा है। मिनट बेसिस में पूछा, इसका मतलब क्या है कि हर वैल्यू हीट की मुझे किलो जूल पर मिनट में चाहिए। किस में चाहिए भाई? किलो जूल पर मिनट में चाहिए। तो उसके लिए हमें मास की वैल्यू केजी पर मिनट में रखनी ही होगी, राइट। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट चीज कैलकुलेट करते हुए। पहली चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हीट सप्लाइड बाय फ्यूल। हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा इसलिए थोड़ा कंजस्टेड में लिखना होगा भाई हमें, आप समझ सकते हो। तो QS हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, दैट इज QS इज इक्वल टू m.f इंटू CV। तो QS इज इक्वल टू m.f, बेटा मुझे कितना दिया था? 10.6 kg पर आवर दिया था। मुझे अब याद रखना है कि मैं हीट बैलेंस शीट के अंदर एंटर कर चुका हूं। अब हीट बैलेंस शीट में हर मास की वैल्यू काय में मांगता है?
केजी पर मिनट में ही मांगता है, हाँ केजी पर मिनट में मांगता है, इसलिए हीट बैलेंस शीट में हर मास की वैल्यू केजी पर मिनट में डालनी होगी। तो 10.6 था भाई, मैंने लिख दिया 10.6, लेकिन वो केजी पर आवर में था, उसको मिनट करना होगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, तो 60 से डिवाइड करूंगा और इनटू क्या है सीवी, तो सीवी मुझे दिया गया है 4949500। तो क्यूएस आपको मिलता हुआ नजर आएगा, क्यूएस की वैल्यू आपको मिलेगी किलो जूल पर मिनट में, तो 8731.9। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है कैलकुलेशन में आपके, ये वैल्यू जो मिली बेटा वो मिलेगी मुझे किलो जूल पर मिनट में। तो पहली वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। दिस इज नथिंग बट हीट सप्लाइड, और ये जो हीट सप्लाइड होगी, ये हीट सप्लाइड 100% हीट सप्लाइड होगी। कितनी? 100% हम इसे कंसिडर्ड करेंगे, राइट। अब इसमें सेकेंड पार्ट, अब हीट तो सप्लाइड कर दी है, अब हीट कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये हमें निकालना होगा। सो सेकेंड पार्ट हम लोग पार्ट 2 चालू करेंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे हीट डिस्ट्रीब्यूशन, हीट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी को हम लोग हीट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं कि हीट कहां कहां खर्च हुई, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब इस हीट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज हम लोग निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट हीट इक्विवेलेंट टू बीपी, हीट इक्विवेलेंट टू बीपी। अब हीट इक्विवेलेंट टू बीपी को हम लोग क्यू बीपी से डिनोट करते हैं, एंड क्यू बीपी ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रेक पावर निकाला था दोस्तों, ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रेक पावर निकाला था, और ब्रेक पावर हम लोगों ने कितना निकाला था, दैट इज 50.940। ये हम लोगों ने निकाला था बेटा काहे में? किलोवाट में। बीपी के फॉर्मूले से W इंटू एन बाय डायनामोमीटर कांस्टेंट। अब इस किलोवाट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 940 किलोवाट का मतलब होता है किलो जूल पर सेकेंड। मुझे आंसर काय में मांग रहा है? किलो जूल पर मिनट में। तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू को 60 के साथ, तो 50.940 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप इसको 60, तो क्यू बीपी आपको नजर आएगा, और क्यू बीपी आपको आएगा 3056.4 किलो जूल पर मिनट में, किलो जूल पर मिनट में, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेटा क्या? क्यू बीपी। क्यू बीपी कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है, दैट इज नथिंग बट हीट कैरिड बाय जैकेट कूलिंग वाटर, हीट कैरिड बाय जैकेट कूलिंग वाटर। तो हीट कैरिड बाय जैकेट कूलिंग वाटर को हम लोग QCW से डिनोट करते हैं, और QCW के लिए फॉर्मूला है दैट इज MCW CPW इंटू डेल्टा TCW। अब मास ऑफ जैकेट कूलिंग वाटर दिया गया है हमें, MCW दिया है, देखिए 25 kg पर मिनट में, एज इट इज वैसे का वैसा ही रख दो, kg पर मिनट में ही चाहिए 25। CPW का वैल्यू कहीं पर दिया गया नहीं है, आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कहीं पर भी दिया गया नहीं है। अगर कहीं नहीं दिया है तो हमने कहा है 4.187 लेना है, और डेल्टा TCW का मतलब क्या है? राइज इन टेम्परेचर ऑफ जैकेट कूलिंग वाटर 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 हम लोग यहाँ पर पुट अप करेंगे, और QCW जो हमें मिलेगा वो QCW कितना हमें मिलेगा, जल्द से जल्द आप कैलकुलेट कीजिएगा। QCW किलो जूल पर मिनट में मिलेगा, और QCW जो मिला है 2616.88 किलो जूल पर मिनट। सो दोस्तों इस प्रकार से हमें वैल्यू मिल चुकी है किसकी? QCW की। नेक्स्ट चीज हमें निकालना है सी पार्ट, सेकेंड पार्ट में का सी वाला सेक्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज नथिंग बट हीट कैरिड बाय ड्राई एग्जॉस्ट गैस,
इस स्टेप की तरफ ध्यान दीजिएगा और ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्यू डी ई जी के लिए फॉर्मूला है मित्रों, क्या फॉर्मूला है, एम डी ई जी सी पी डी ई जी इंटू टी ई जी माइनस टी रूम, ऐसा ये फॉर्मूला है जिसमें हमें टी ई जी की वैल्यू पता है, गिवन डेटा में दी गई है टी ई जी की वैल्यू, टी रूम की भी वैल्यू हमारे पास है, CPDEG की वैल्यू भी हमारे पास है। सिर्फ वैल्यू नहीं है किसकी, मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस की वैल्यू आप कहीं पर भी देख रहे हो तो मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस हमें दिख नहीं रहा है। सो मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस को कैलकुलेट करना होगा, तो मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस को अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा वो पहले जानना जरूरी है। तो मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस इज इक्वल टू MEG माइनस m.H2O। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास ऑफ ड्राई एग्जॉस्ट गैस। तो वन बाय वन हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले MEG कैलकुलेट करेंगे, तो MEG इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया अभी अपने पास। तो MEG के लिए फॉर्मूला क्या है, तो MEG इज इक्वल टू m.air प्लस m.fuel, m.air प्लस m.fuel। तो m.air प्लस m.fuel, सिर्फ भाई मेरे पास m.fuel अवेलेबल है लेकिन मेरे पास m.air अवेलेबल है क्या, नहीं। अब m.air निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक्चुअल एयर और फ्यूल का रेशो हम लोगों ने देखा था, तो एक्चुअल एयर फ्यूल रेशो अब हम लोग यहां पर लगाएंगे, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ एयर by mass of fuel is equal to percentage of N2 into percentage of C by 33 into percentage of CO plus percentage of CO2। सो हमें इसके वैल्यूज दिए गए हैं। परसेंटेज ऑफ N2 दोस्तों दिया गया है कितना, 81, और परसेंट को परसेंट में ही रखना है, इनटू परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया है, 84 बाय 33 इनटू परसेंटेज ऑफ CO, परसेंटेज ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें कहीं दिया गया है क्या, कहीं पर भी दिया गया है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें दिया गया नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया है तो टेक इट एज 0, ध्यान से टेक इट एज 0 प्लस परसेंटेज ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है कितना है बेटा, 9%। तो 9 यहां पर पुट कर लीजिएगा और यहां पर आ जाएगा आपका मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल की वैल्यू हमें मिलेगी, और मास ऑफ एयर बाय मास ऑफ फ्यूल की जो वैल्यू है वो हमें मिलती हुई नजर आ रही, डेट इज 22.91, 22.91। तो अब मुझे मास ऑफ एयर मिल सकता है, तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 22.91 मल्टीप्लाई बाय m.f। सो 22.91 मल्टीप्लाई बाय m.f। अभी m.f हमें पता है m.f कितना था, अगर मैं kg पर सेकंड में लेना चाहता हूं तो kg पर सेकंड में, लेकिन लास्ट में हमें लेकिन MDEG के लिए तो टर्न करना ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ध्यान में रखिए कि जब मैं MDEG की वैल्यू यहां पर पुटअप करूंगा ना, तब मुझे kg पर मिनट में डालना ही होगा। आप चाहे यहां पे कुछ भी करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो 22.91 मल्टीप्लाई बाय, मैं एक काम कर लेता हूं, m.f की वैल्यू kg पर मिनट में ही ले लेता हूं, 10.6 डिवाइडेड बाय 10.6 डिवाइडेड बाय क्या कर लूं मैं, यहाँ पे 3600 ले लेता हूं, मतलब kg पर सेकंड में ही ले लिया मैंने। तो m.air मुझे कितना मिलेगा, तो m.air मुझे मिल रहा है, m.air 0.0674 kg पर सेकंड में मैंने ले लिया भाई, काय में लिया, kg पर सेकंड में मैंने ले लिया। तो m.air भी मुझे मिल चुका है। तो अब मैं इस वैल्यू को MEG में पुट करूंगा, तो MEG इज इक्वल टू m.air 0.0674 प्लस m.fuel भी मैं पुट करूंगा, m.fuel मेरा कितना था, 2.94 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब ही kg पर सेकेंड, ये भी वैल्यू kg पर सेकेंड, ये भी वैल्यू kg पर सेकेंड। तो MEG मुझे मिल जाएगा भाई, और MEG की वैल्यू आप पुट करके देखिएगा, तो MEG आपको मिलेगा
0.0703 kg/s। तो इस प्रकार से मुझे वैल्यू मिल चुकी है किसकी, MEG की, बराबर। तो MEG की जो वैल्यू मिली, अब ये तो हो चुका है। नेक्स्ट अब बचा हुआ टारगेट है अपना कौन सा, m.H2O। अब m.H2O कैसे निकालेंगे भाई, तो m.H2O के लिए मास ऑफ स्टीम हमें दिया गया है क्या, पहले हम लोग लेटेस्ट चेक। मास ऑफ स्टीम हमें दिया गया नहीं है। मास ऑफ स्टीम अगर दिया गया नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला है m.H2O कैलकुलेट करने का, दैट इज नथिंग बट m.F इंटू परसेंटेज ऑफ H2 इंटू 9 बाय कितना भाई, 100। मजा आ रहा है, बने रहो वीडियो के साथ, आपको पूरे 14 मार्क्स देगा ये, ठीक है। तो m.H2O इज इक्वल टू m.F, मैं kg/s में ही डालना चाहता हूं उसको, तो 2.94 इंटू 10⁻³ इंटू परसेंटेज ऑफ H2 है अपने पास कितना, 15 है, इंटू 9 डिवाइडेड बाय भाई 100। तो m.H2O भी मुझे मिल चुका है। हम लोग करीब करीब जंग जीतने के कगार पर है। 3.969 इंटू 10⁻³ kg/s। ओ भाई m.H2O भी मिल चुका है, MEG भी मिल चुका है, रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और बने रहो इसी प्रकार से। MDG इज इक्वल टू MEG माइनस m.H2O, हमने यहाँ पे जो लिखा था यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। दोनों भी वैल्यू को निकालेंगे। MDG इज इक्वल टू MEG कितना, 0.0703 माइनस 3.969 इंटू 10⁻³ सो MDG की वैल्यू कितनी होगी भाई, तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा जल्दी से। MDG कितना, तो MDG हमें मिलेगा 0.663663 kg/s। तो ये 0.663 kg/s में मिला हमें MDG। तो हम लोग वहां पर जब जाएंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे उसे, और QDG हमें मिल जाएगा। सो दोस्तों फिर हम लोग अब QDG की तरफ आगे बढ़ेंगे। QDG मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो QDG कितना है, तो QDG इज इक्वल टू MDG। तो अब यहां पर ध्यान देने का, अब MDG की वैल्यू हम लोग अपने इसमें पुट कर रहे हो, और वी वांट द वैल्यू ऑफ QDG इज इन kJ/min, राइट। तो 0.63663 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो भाई 60, तो ये वैल्यू काई में कन्वर्ट हो गई, kg/min में कन्वर्ट हो गई, इनटू CPDEG हमें दिया है 1.05, मल्टीप्लाई बाय 1.05 इनटू TEG माइनस टी रूम है, तो TEG अपने पास 400 है और टी रूम कितना है 25, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400 माइनस 25, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी भाई किसकी, QDEG की। और QDEG की जो वैल्यू मिल रही है 1567.07 kJ/min, ये वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से वैल्यू मिल चुकी है भाई QDEG की। अब लास्ट क्या, एक सेक्शन बचा हुआ है, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल रहे हैं, दैट इज डी सेक्शन की तरफ, दैट इज हीट कैरिड बाय स्टीम फॉर्म्ड। थोड़ा सा कैलकुलेटेड वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कोई चिंता मत कीजिए, आप अपने कैलकुलेशन पे बिलीव कीजिएगा, ठीक है। सो Q.H2O के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, m.H2O मल्टीप्लाई बाय H1 माइनस H2। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कि m.H2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, H1 और H2 की। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू देखेंगे बेटा किसकी, H1 की वैल्यू। तो H1 हम कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे, यही थोड़ा सा एक पार्ट है जो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। तो H1 कैसे कैलकुलेट, तो H1 इज इक्वल टू फॉर्मूला है अपने पास Hg प्लस Cp सू इंटू TEG माइनस Tsat, TEG माइनस Tsat।
तो दोस्तों Hg की वैल्यू और Tsat की वैल्यू हमें कहां से मिलती, स्टीम टेबल से मिलती है, लेकिन किसको रेफर करके लेना होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम हमें दिया गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम जो है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम दिया गया था हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम हमें मेंशन किया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम विच इज इक्वल टू 0.03 बार मेंशन किया था गिवन स्टेटमेंट में, ठीक है। तो उस पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम को एट पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम कितना भाई, 0.03 बार। सो रेफर कीजिए आप स्टीम टेबल, रेफर स्टीम टेबल, स्टीम टेबल रेफर करो। स्टीम टेबल में कौन सा टेबल देखोगे आप, प्रेशर का टेबल देखिए, 0.03 बार की वैल्यू देखिए, उसके तुरंत बाजू वाली लाइन में ना आपको Tsat की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू नजर आएगी, और टेम्परेचर आपको लगभग दिख रहा होगा 24.10 डिग्री सेल्सियस। और उसी लाइन में आप जाकर देखिए Hg का वैल्यू आपको दिख रहा है, दैट इज 2545.6 किलो जूल पर केजी। तो ये दोनों वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, स्टीम टेबल से मिलेगी। किसको रेफर करके हम लोगों ने लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम, जो कि मुझे गिवन क्वेश्चन में दिया गया था, राइट। सो Tsat मिल गया और Hg भी मुझे मिला। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, दैट इज H1 इज इक्वल टू Hg 2545.6 प्लस Cp सूप मुझे दिया गया है 2.1 इंटू TEG मेरे पास मेंशन है 400 माइनस 24.10। तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी H1 की, तो H1 की कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी 333.499 किलो जूल पर केजी। भाई इस प्रकार से हम लोग H1 निकाल चुके हैं। अब थोड़े ही दूर अपनी मंजिल है H2। नेक्स्ट है हमें H2 निकालना है, और हमने कहा था कि H2 निकालने के लिए H2 का मतलब होता है HF। तो इस H2 की वैल्यू HF से कब मिलेगी, एट रूम टेम्परेचर पे मिलेगी। तो एट रूम टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है रूम टेम्परेचर। तो आप रेफर कीजिएगा, आप रेफर कीजिए टेम्परेचर टेबल फ्रॉम स्टीम टेबल से टेम्परेचर टेबल को रेफर कीजिए। रेफर करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी HF की, उस टेम्परेचर के लाइन में, उस 25 डिग्री सेल्सियस के लाइन में जाइए, एंथैल्पी H की वैल्यू, HF की वैल्यू देखिएगा। HF की वैल्यू अगर आपको दिखेगी तो वो दिख रही होगी 104.8 किलो जूल पर केजी। और ये जो HF की वैल्यू है बेटा, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, H2 की भी वैल्यू हो जाएगी। और इस प्रकार से हम लोग H1 और H2 को कैलकुलेट कर चुके हैं। तो Q डॉट H2O क्या होगा, तो Q डॉट H2 मतलब M डॉट H2 इंटू H1 माइनस H2। तो M डॉट H2 मुझे कितना मिला था, तो M डॉट H2 मुझे मिला था 3.969 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन ये वैल्यू बेटा काय में थी, kg पर सेकेंड में थी। उसको मैं काय में मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, ताकि वो काय में आ जाए, kg पर मिनट में आ जाए, इंटू H1 मेरे पास है 333.499 माइनस H2 104.8। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q डॉट H2O। सो Q डॉट H2O की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 769.24 किलो जूल पर मिनट में। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू मिल चुकी है किसकी, किलो जूल पर मिनट में, किसकी, Q डॉट H2O। नाउ लास्ट चीज बची है E वाला, दैट इज नथिंग बट अनअकाउंटेड हीट। अनअकाउंटेड हीट को हम लोग डिनोट करते बेटा QU से। तो QU के लिए फॉर्मूला है QU इज इक्वल टू QS माइनस QPP
प्लस QCW प्लस QDEG प्लस Q.H2O। सारी वैल्यूज आप इसमें पुटअप कीजिएगा, जितनी वैल्यूज आपको मिली है सारी वैल्यूज पुटअप कीजिए, और सारी वैल्यूज पुटअप करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी 721.68 किलो जूल पर केजी। थोड़ा वैल्यू आगे पीछे हो सकता है लेकिन लगभग वैल्यू इतनी ही आपको मिलेगी, दैट इज 721.68, राइट। तो दिस वैल्यू इज इन किलो जूल पर मिनट। तो सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट किया और सारी वैल्यूज को हम लोगों को रखना है अब क्या में हीट बैलेंस शीट में। तो हीट बैलेंस शीट में हम लोग हीट बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाते हैं हम लोगों ने देखा है। तो हीट बैलेंस शीट में सबसे पहली जो वैल्यू रहेगी यहां पे मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स। एक ब्लॉक होगा अपना किलो जूल पर मिनट वाला और एक ब्लॉक होगा बेटा परसेंटेज वाला। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिखेंगे, हीट सप्लाइड जिसको हम लोग लिखेंगे QS। जितनी वैल्यू मिली है हीट सप्लाइड की वो वैल्यू यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे और वो मेरा हो जाएगा कितना 100%। तो हीट सप्लाइड जो मुझे मिला था वो हीट सप्लाइड का वैल्यू 8731.9 था, 8731.9 किलो जूल पर मिनट में, राइट। उसके बाद हम लोग यहां से चालू करेंगे, दैट इज नथिंग बट हीट एक्सपेंडिचर। और इस हीट एक्सपेंडिचर में मैं शॉर्टकट्स लिख रहा हूं, दैट इज पहला हमें मिला था QBP, नेक्स्ट हमें मिला था QCW, नेक्स्ट हमें मिला था QDEG, नेक्स्ट हमें मिला था Q.H2O और लास्ट वन था हमारा QU। तो इन सभी की वैल्यूज हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी और सारी वैल्यूज अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो QBP मुझे मिला कितना था 3056.4, QCW मुझे मिला था 2616.88, QDEG मुझे मिला था 1567.07, ठीक है। Q.H2O जो था वो Q.H2O 769.24 और QU जो मुझे मिला था 721.68, ठीक है। तो भाई ये जो कैलकुलेशन है इसका जो टोटल है, ये टोटल इन चारों का टोटल मतलब 1 2 3 4 5 इन पांचों का टोटल अपना 8731.9 आना ही चाहिए, बराबर। नेक्स्ट इसके हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो QBP और QS, तो QBP डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें QS करना है। तो QBP डिवाइडेड बाय अगर आप QS करोगे तो आपको QBP की वैल्यू आपको 35% नजर आएगी। फिर QCW परसेंटेज में निकालना है तो 2616.88 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 8731.9 करोगे तो आपको मिलेगा 29.97%, राइट। फिर इसका निकालना है तो 1567.07 डिवाइडेड बाय 8731 निकालोगे आप तो वो वैल्यू मिलेगा आपको QDEG का वैल्यू। तो QDEG आपको मिलेगा 17.95%, बराबर है दोस्तों, ठीक है। और Q.H2O अगर आपको निकालना है तो Q.H2O भी आप निकाल लीजिए तो ये आपको लगभग मिलेगा 8.81%, राइट। और ये मिलेगा आपको 8.26%। लगभग आप इसका अगर कैलकुलेशन करोगे इन पांचों का तो ये नियरली अबाउट 99.98 ऐसा परसेंट मिलेगा या कभी 100% भी यहाँ पर दिखाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग हीट बैलेंस शीट को सॉल्व करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।